वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, अगर आप अभी यूट्यूब यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। ओके, तो अब हम आते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज। When a number of ideal gases are mixed, या हमारे पास बहुत सारे आपकी गैसेज होती है, हम उनको मिक्स करके एक मिक्सचर गैसेस मिक्सचर बनाते हैं। तो गैसेस मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो मिक्सिंग से पहले मान लो एक गैस के मोल थे 2, दूसरी के 3, तीसरी के आपके कुछ और सपोज को 4 या 5 ऐसा कुछ थे। तो जब उनको मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग के बाद भी उनके नंबर ऑफ मोल उतने ही रहेंगे। उन नंबर ऑफ मोल का सम टोटल कितना आएगा? मान लो एक के 2 थे मिक्सिंग से पहले, एक के 3 थे और एक के आपके 1 थे। तो 2, 3 + 1 ऐसे टोटल 6 आने चाहिए। तो मिक्सिंग के बाद भी टोटल 6 मोल्स ही रहते हैं। तो मिक्स हो गई है गैसेज, क्योंकि गैसेज तो रैंडमली एकदम से बहुत फास्टली क्या होती है आपकी मिक्स हो जाती हैं। तो मिक्सिंग के बाद उनमें नंबर ऑफ मोल उनके चेंज नहीं होते, ना कम होते हैं ना ही उनके बढ़ते हैं। तो अगर मान लो मैंने N2 और H2 दो गैसेज लिया, मिक्सिंग से पहले एक के आपके नंबर ऑफ मोल 1 है, दूसरे के आपके 3 है, तो टोटल 4 है। और अगर उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो तो तब आपको क्या होगा? ये आइडियल गैसेज का केस हम ये लेते हैं। तो गैसेज वही आपकी आइडियल कहलाती है जब हम उनको मिक्स करें तो तब उनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो, कोई इंटरेक्शंस ना हो। तो जब इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो तब क्या होगा आपका? उनमें कोई गैसेज कोई भी उनमें रिएक्शन नहीं होगा, ना तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे ना ही इंक्रीज होंगे। मतलब जितने स्टार्टिंग में लिए थे तुमने एक के 3, मिक्सिंग के बाद भी उतने ही टोटल नंबर ऑफ मोल 4 रहेंगे। ठीक है, अभी भी स्टार्टिंग से पहले मिक्सिंग से पहले 1 के 3 और 1 के 4, मिक्सिंग से पहले कितने थे टोटल नंबर ऑफ मोल? टोटल 4 थे। तो मिक्सिंग के बाद भी 4 ही रहेंगे। तो अगर हम डेल्टा Ng की बात करें, कितने नंबर ऑफ मोल चेंज हुए जब तुमने मिक्स किया? कोई चेंज नहीं हुआ। जितना मिक्सिंग से पहले लिया था तुमने कंपोनेंट, उतना ही मिक्सिंग के बाद रहे उनके मोल्स। ठीक है, उनमें वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं है। अगर आपने एक का 10 ml लिया, दूसरी गैस का आपने क्या 30 ml लिया, तो टोटल 40 ml है बिफोर मिक्सिंग। जब तुम उनको मिक्स कर दोगे अभी भी 40 ही रहेगा। अगर ऐसा कुछ है कि जितना हम मिक्स कर रहे हैं वापस उतना का उतना ही रह रहा है, तो तब हम ऐसे केसेस को हम बोलते हैं आइडियल मिक्सिंग का केस है ये। ठीक है, तो व्हेन ए नंबर ऑफ आइडियल गैसेज आर मिक्स्ड एट द सेम टेम्परेचर, टोटल जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ है तो रिएक्शन होती है तो ही या तो टेम्परेचर घटता है या टेम्परेचर बढ़ता है। अगर एक्सोथर्मिक का केस है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंडोथर्मिक का केस है तो टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो तब हम उसको बोलते हैं कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, ना तो एनर्जी रिलीज हुआ है ना ही गेन हुआ। ठीक है, at the same temperature, total volume and total number of moles will be the sum of individual volume and moles of individual gases। जो तुमने स्टार्टिंग में इंडिविजुअल गैसेज लिया है उतना ही उनका वॉल्यूम भी उतना का उतना ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम, और तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी उतने ही रहेंगे। ऐसे केसेस में हम ऐसे भी एज्यूम करते हैं कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन होता, रिएक्शन होता तो कुछ ना कुछ, या तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता, वॉल्यूम का चेंज आता, नंबर ऑफ मोल का चेंज आता, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता, क्योंकि रिएक्शन दो तरह की होती है, या तो एक्सोथर्मिक होती या एंडोथर्मिक होती। या तो एनर्जी रिलीज होती तो टेम्परेचर बढ़ जाता मिक्सचर का, या एनर्जी ली जाती रिएक्शन होने के लिए तो तब टेम्परेचर वो घट जाता। ठीक है, इन सच के टाइप ऑफ मिक्सिंग वी एज्यूम दैट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग गैसियस मिक्सचर। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो डेल्टा H मिक्सिंग का वैल्यू हमारा 0 आएगा। क्योंकि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, रिएक्शन हमने कहा 2 ही तरह का होगा, या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा H मिक्सिंग का वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए था, तो जबकि वो तो 0 आता है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर एक्सोथर्मिक होता तो डेल्टा H का वैल्यू हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि रिएक्शन तो हुआ नहीं है, तो इसलिए डेल्टा H मिक्सिंग क्या आता है? 0 आता है। हमें पता है ये आपका थर्मोडायनामिक का एक एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S होता है। ठीक है, तो इसी को हम डेल्टा G मिक्सिंग का केस के लिए डेल्टा G मिक्सिंग बराबर डेल्टा H मिक्सिंग माइनस T इंटू डेल्टा S मिक्सिंग लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि डेल्टा H मिक्सिंग तो 0 होता है, तो ये 0 हुआ, तो डेल्टा G मिक्सिंग का वैल्यू माइनस का T इंटू डेल्टा S मिक्सिंग हो गया। ठीक है, और डेल्टा S मिक्सिंग हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जो तुम गैसेस में बना रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है आपका, जैसे आपके जितने में तुमने मान लो एक बार तुमने मिक्सचर बनाया 2 गैसेस का, अगली बार बना रहे 3 गैसेस का, उससे अगली बार बना रहे 4 गैसेस का,
टोटल नंबर ऑफ मोल भले ही ना चेंज हो रहे हो, पर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के ज़्यादा आएंगे उससे कंटेनर में जहाँ तुम ये मिक्सचर बना रहे हो, उतना ही वहाँ पर एंट्रोपी बढ़ती है, उतना ही रैंडमनेस बढ़ती है, क्योंकि गैसेस को मिक्स कर रहे हो। गैसेस मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते रहते हैं, जितना उनको स्पेस मिलता है हर जगह फैल जाते हैं, तो एक दूसरे से टकराते चले जाते हैं। वो बात अलग है कि टकराने के दौरान कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको आइडियल गैसेस का केस मान रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। और जब डेल्टा एस मिक्सिंग बढ़ गया तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या था हमारा, माइनस का टी इंटू डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव में आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा। तो डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव में होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होती है। नेगेटिव वैल्यूज से हमें क्या पता चलता है, डेल्टा जी का अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो हम ये बोलते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगा। बस गैसेस को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लेके आओ, एकदम से उनके बीच में मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की कोई हेल्प नहीं लेनी है, अपने आप ही मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये डेल्टा एस मिक्सिंग होता क्या है। तो पहले हमने कोई बहुत सारी गैसेज लिया, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इन विच सम ऑफ इंडिविजुअल एंट्रोपीज। हर गैसेज की एंट्रोपी कुछ ना कुछ आपके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, किस टेम्परेचर पर या किस प्रेशर पर तुमने रखा उनको, उनमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एंट्रोपी आएगा। एंट्रोपी हमने कहा था नंबर ऑफ मोल पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, इन पर डिपेंड करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी जरूर आएगा। तो वो एंट्रोपी कितना आएगा टोटल, जब तुमने मिक्स कर दिया गैसेस को, तो जितना आपका टोटल एंट्रोपी, जितने कंपोनेंट हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एंट्रोपी, हर कंपोनेंट की एंट्रोपी का सम होके आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल एंट्रोपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एट ए प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द मिक्सचर। तो जिस प्रेशर पर आपकी गैसेज आपकी एग्जिस्ट कर रही है मिक्सचर के अंदर, उस पर उनकी एंट्रोपी जो होगी हर कंपोनेंट की, उन सारी एंट्रोपी का सम। सपोज करो एक कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल n1 है, दूसरे का n2 एंड n3 एंड सो ऑन। ये सपोज करो लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट है, आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, और उनके पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 एंड सो ऑन है। ठीक है, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर की बात मिक्सचर में ही करते हैं। अगर आपने प्योर गैस लिया है तो हम पार्शियल प्रेशर की बात नहीं करेंगे, तब ओनली प्रेशर की बात करेंगे। क्योंकि पार्शियल प्रेशर कभी आता है, पार्शियल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की हम बात कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर की भी हम बात तभी करते हैं जब तक मिक्सचर की बात कर रहे हो आप। लेकिन अगर आपने प्योर गैसेस का केस ले लिया तो वहाँ तो अकेला है, तो वहाँ पर फ्रैक्शन कुछ आएगा ही नहीं। फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 वाले केस में पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दोनों का वैल्यू सेम होता है जब हम प्योर का केस लेते हैं। और P1 P2 P3 are their partial pressure, then the entropy of the mixture will be, ये अब यहाँ पे आते हैं। तो ये हुआ हमारा गैसेस को मिक्स करने के बाद जो टोटल एंट्रोपी आएगा वो आएगा S इक्वल्स टू N1 CP ln T माइनस के R ln P1 प्लस S1 S0। ये तो हुआ पहले कंपोनेंट की एंट्रोपी। दूसरे कंपोनेंट की एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन हमने जब हम एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने विदाउट इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ा था एंट्रोपी का। हमने कहा था ये हमारा आगे यूज होने वाला है, तो वहाँ पर S इक्वल्स टू NCP ln T माइनस NR ln P प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट S0, ये आया था। तो यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ मोल की जगह N1 कर दिया पहले कंपोनेंट के लिए, और N1 CP ln T माइनस के R ln P1 प्लस S0। दूसरे कंपोनेंट के लिए N2 CP ln T माइनस के R ln P2 S0। ऐसे ही टोटल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट वाला कंपोनेंट सपोज करो Ni है, तो Ni कंपोनेंट के लिए Cp ln T माइनस के R ln Pi प्लस S0। ये टर्म कितनी आएंगी, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट, 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो बस 2 आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे। टोटल Ni कंपोनेंट है तो Ni टर्म्स आएंगी। तो मैंने इन सब के लिए समीशन वर्ड लगा दिया, कितनी आनी है ये सारी है, ith कंपोनेंट के लिए i टर्म्स आएंगे। तो इन i टर्म्स के लिए हमने टोटल एंट्रोपी S को लिख दिया। एंट्रोपी क्या होती है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर है, जितने कंपोनेंट है सबकी एंट्रोपी सम हो जाएगी। तो ये टोटल एंट्रोपी आ गई जब तुमने गैसेस को मिक्स कर दिया है। Ni समेशन Ni Cp ln T माइनस के R ln Pi
प्लस एस नॉट। पी आई क्या है, उस ith कंपोनेंट के लिए एंट्रोपी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में हमने रिलेशन पढ़ा है, क्या है आपका पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, वो कंपोनेंट सपोज को आई है, पी आई बराबर मोल फ्रैक्शन एंड इट्स टोटल प्रेशर के बराबर आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पी आई का जो वैल्यूज होता है वो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर पी के बराबर आएगा, और इसकी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमें एंट्रोपी का एक्सप्रेशन एस इक्वल्स टू समेशन एन आई सी पी एल एन टी माइनस के आर, और उसे पी आई की जगह हमने रख दिया एक्स आई इंटू पी प्लस एस नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एल एन क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में हमने पढ़ा था कि लॉग के अंदर में जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो हम उनको प्लस करके लिखते हैं। तो माइनस के आर तो हमने यहाँ पे देखो कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर ही रखा, और इन दोनों को यहाँ मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में थी तो मैंने लिख दिया एल एन एक्स आई प्लस एल एन पी, एस नॉट एज इट इज चला। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एन आई सी पी एल एन टी माइनस आर की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो, माइनस आर एल एन एक्स आई फिर माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट पहले से चल रहा है। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। इसको हम बोलेंगे जो तुमने मिक्सचर बना लिया है गैसेस का, उसके लिए टोटल एंट्रोपी कितना हो गया, एस आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है ना, जब तुमने गैसेस को मिक्स कर लिया उस टाइप का टोटल एंट्रोपी इस इक्वेशन 1 के बराबर आए। ठीक है, अब हम बिफोर मिक्सिंग का केस लेके आते हैं। टोटल कंपोनेंट हमने अभी कहा कि हमें ith कंपोनेंट को मिलाना है, तो उनकी टोटल एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग क्या होगी, क्योंकि मिक्सिंग से पहले यानी कि गैसेस अभी प्योर है, तुमने मिक्स नहीं किया है, तो गैसेस प्योर है तो हम प्रेशर की जगह क्या, पार्शियल प्रेशर की जगह क्या यूज करते हैं, ओनली प्रेशर यूज करते हैं। और प्रेशर कितना होता है, जब तुम मिक्स कर दोगे गैसेस को टोटल प्रेशर के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रोपी एस है एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी से, यहाँ पे पहले वाले कंपोनेंट के लिए ये हो गया आपका एन वन सी पी एल एन टी माइनस के आर एल एन पी प्लस एस नोट। दूसरे कंपोनेंट के लिए एन टू सी पी एल एन टी माइनस के आर एल एन पी प्लस एस नोट। ऐसे ही थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, और लास्ट कंपोनेंट एन आई के लिए प्लस एन आई सी पी एल एन टी माइनस के आर एल एन पी प्लस एस नोट। इन सब कंपोनेंट के टोटल कंपोनेंट एन आई हैं, तो मैंने एस इक्वल्स टू समेशन एन आई सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नोट। ये टोटल एंट्रोपी है उन सारे कंपोनेंट के जिनको तुम्हें मिक्स करना था बिफोर मिक्सिंग, और ये वाला जो इक्वेशन 1 था वो था टोटल कंपोनेंट जितने थे उनका आफ्टर मिक्सिंग। तो इस तरह से हमने अभी इक्वेशन 1 में निकाला था एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग, इक्वेशन 2 से निकाला है एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग, और जो डेल्टा एस मिक्सिंग होता है वो एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग माइनस एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग ये होता है। तो हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर माइनस, फिर इक्वेशन 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए समेशन एन आई इंटू सी पी एल एन टी प्लस का है, यहाँ से माइनस समेशन एन आई सी पी एल एन टी, तो ये वाली टर्म्स है हमारी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं समेशन एन आई आर एल एन एक्स है, इधर तो नहीं है तो इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे समेशन एन आई इंटू माइनस के आर एल एन पी, तो क्या बन जाएगा माइनस के आर समेशन एन आई एल एन पी आ जाएगा, और इधर से माइनस ये है प्लस का समेशन एन आई आर एल एन पी, तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इधर भी है प्लस के साथ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इधर भी है माइनस के साथ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म बची समेशन एन आई इंटू माइनस के आर एल एन एक्स पी, तो माइनस के साइन को बाहर किया, समेशन एन आई आर एल एन एक्स पी, आर कांस्टेंट है इसको भी बाहर किया, माइनस के आर समेशन एन आई एल एन एक्स आई। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। 4 है, अब यही आपका इक्वेशन आपको कैसे यूज करना है। अगर हमारे मिक्सचर में दो कंपोनेंट है तो हम ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं फॉर ए बाइनरी मिक्सचर, दो कंपोनेंट वाले। तो डेल्टा एस मिक्सिंग आर तो यहाँ पर था ही माइनस के आर एज इट इज, और ये भी और एक टर्म से क्या बता दी कि हमको इस टाइप के टर्म को कितनी बार जोड़ना है। ठीक है, समेशन का मतलब जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है, जितने कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट बाइनरी में केस में 2, तो हमें इसको 2 बार, पहले कंपोनेंट n नंबर ऑफ मोल इनटू ln xi क्या है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, x1, अगर मैं यहाँ से x1 की बात करूँ तो x1 होगा क्या वैल्यू इसका, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। वैसे x1 का वैल्यू आएगा, x1 है मोल फ्रैक्शन,
N1 अपॉन N1 प्लस N2, दो कंपोनेंट हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया N1 प्लस N2। इस वाले फर्स्ट कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसी तरह अगर आप X2 के वैल्यू की बात में करेंगे तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। ऐसे ही फॉर ए टर्नरी मिक्सचर में क्या है, तीन कंपोनेंट है, तो माइनस के आर तो अभी भी एज इट इज रहेगा, और ये अंदर वाले टर्म कितनी बार आएंगे, तीन बार। तो N1 ln X1, N2 ln X2 प्लस N3 ln X3। ऐसे ही क्वार्टरनरी मतलब चार कंपोनेंट में मिलकर बना है मिक्सचर। डेल्टा एस मिक्सिंग का वैल्यू आएगा माइनस के आर N1 ln X1 प्लस N2 ln X2 प्लस N3 ln X3 प्लस N4 ln X4। अब आते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग पर। इस मिक्सचर के लिए गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग कितना है, हमने पीछे भी इसका एक्सप्रेशन निकाला था कि डेल्टा जी मिक्सिंग का वैल्यू होता है माइनस का टी इंटू डेल्टा एस मिक्सिंग। तो माइनस का टी को तो एज इट रखा और डेल्टा एस मिक्सिंग का वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन 3 से इसका वैल्यू कितना था, माइनस के आर समेशन एन आई लॉन एक्स आई, माइनस ये है माइनस ये दोनों प्लस हो गया, आर टी एज इट बाहर हो गया और समेशन एन आई लॉन एक्स आई। तो ये हमारा डेल्टा जी मिक्सिंग। ओके, तो अब हम आते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। द एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। इरिवर्सिबल क्यों बोला, तो ये एक सिंगल स्टेप्स में नहीं हो रहा है। देखिए जैसे ये वाला है, H2O सॉलिड से H2O गैस बनाना है, अकेले एक ही स्टेप्स में तो नहीं होगा। पहले H2O सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आएगा, फिर हीट क्या रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस आएगा, वो H2O लिक्विड में बदलेगा, फिर H2O लिक्विड को हीट करके हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आएंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर फिर से रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो H2O गैस में जाएगा, फिर H2O गैस आपका जिस टेम्परेचर पर तुमको गैस को लाना है फिर उस टेम्परेचर पर जाएगा। तो मल्टीपल स्टेप्स वाला प्रोसेस है। तो हम ये क्या है, तो सिंगल स्टेप्स वाला प्रोसेस नहीं है ये आपका, तो मल्टीपल स्टेप्स है। तो इसके फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज का चेंज हो रहा है, लेकिन एक ही सिंगल स्टेप्स में नहीं हुआ बल्कि मल्टीपल स्टेप्स में है। तो हम हर स्टेप्स के लिए इंडिविजुअल की एंट्रोपी निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज निकालते हैं और फिर उन सबको सम करके टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर दिस फेज ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, द एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। We have to convert a single irreversible phase transformation to a multiple steps of transformation by using the concept of fusion, vaporization, sublimation, etc. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O सॉलिड से H2O गैस लाना है। H2O सॉलिड भी क्या है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं है बल्कि उससे भी कम टेम्परेचर पर है, माइनस के 10 डिग्री सी पर है। और H2O गैस क्या है आपका 100 डिग्री सी पर नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर है, 110 डिग्री सी पर। तो ये क्या है, हमने सपोज को 1 मोल का केस ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आएगा, पहला स्टेप्स H2O सॉलिड से H2O सॉलिड ही पर ही रहेगा जब हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। क्या, पहले तो हमको जब तक पहले गैस लाना है, गैस के से पहले तो उसको लिक्विड में लाना पड़ेगा ना, और लिक्विड कब बनता है सॉलिड से, अपने क्या मेल्टिंग पॉइंट पर। तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट H2O का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सी। तो पहले हमने इसको हीट किया माइनस के 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों स्टेट का फेज सॉलिड है, H2O सॉलिड पर टेम्परेचर डिफरेंट है, फेज सेम टेम्परेचर डिफरेंट। तब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 मोल के लिए। ठीक है, प्रेशर के चेंज होने की तो हमने कहीं बात नहीं की, सब कुछ 1 atm प्रेशर पर ही चल रहा है। तो डेल्टा एस का वैल्यू Cp ln T2/T1। हमने जब एंट्रोपी का एक्सप्रेशन पढ़ा था टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में, तो वहां पर यही आया था हमारा, क्या आपका डेल्टा एस इक्वल्स टू 1 मोल के लिए Cp ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, ये था हमारा। ठीक है ना, तो वहां पर प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक स्टेट में हमने इसका डेल्टा एस का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था, Cp ln T2/T1 आया था। n का वैल्यू जबकि 1 मोल है तो ये रहेगा सिर्फ Cp ln T2/T1। कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट की, तो हमने Cp को Cp सॉलिड लिख दिया, Cp सॉलिड ln T2/T1। T2 का वैल्यू कितना है, क्योंकि टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट केल्विन होती है, इसलिए हमें टेम्परेचर की वैल्यूज को केल्विन में यूज करना है। T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, 0 डिग्री सी को हम केल्विन में 273 केल्विन लिख सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर माइनस के 10 डिग्री सी है, माइनस के 10 डिग्री सी यानी T1 का वैल्यू माइनस के 10 डिग्री सी है, जिसको हम केल्विन में 273 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 263। ठीक है, अब H2O सॉलिड 0 डिग्री सी पर आ गया है,
अब हम आते हैं H2O सॉलिड के रिवर्सिबल फेज ट्रांसफर, क्योंकि जब जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जाएगा, जब तक के सारा का सारा सॉलिड H2O सॉलिड H2O लिक्विड में नहीं बदल जाता है, तब तक आपका हीट चेंज नहीं होगा। H2O सॉलिड 0 डिग्री C से H2O सॉलिड 0 डिग्री C पर आएगा। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस हो गया रिवर्सिबल स्टेप से, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं हम इसको। और रिवर हमें पता है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस के T इंटू डेल्टा S होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा G 0 होता है। डेल्टा G 0 होने की वजह से यहाँ पर डेल्टा H माइनस के T इंटू डेल्टा S इक्वल टू 0, और T इंटू डेल्टा S को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो T इंटू डेल्टा S बराबर डेल्टा H के बराबर आ जाएगा, और डेल्टा S बराबर T को इधर शिफ्ट कर देंगे, डेल्टा H अपॉन T आएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा S का वैल्यू डेल्टा H अपॉन T होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा S सेकेंड स्टेप से डेल्टा S2 कर दिया। डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा H फ्यूजन के बराबर है। डेल्टा H फ्यूजन क्यों? क्योंकि सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है, तो इसलिए हमने डेल्टा H फ्यूजन कर दिया। अपॉन T आना चाहिए था। T कितना है? 0 डिग्री C। 0 डिग्री C को हम 273 केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 273 लिख दिया। अभी H2O लिक्विड तो आ गया, लेकिन 0 डिग्री C पर है अभी। तो अभी जब तुम्हें गैस में लाना है, तो गैस में लाने के लिए तो पहले H2O लिक्विड को 100 डिग्री C पर लाना पड़ेगा, ताकि वो बॉयल हो जाए और तब हमारा गैस में बदल जाए। तो पहले हमने अब इसको हीट करते हैं। H2O लिक्विड 0 डिग्री C से हीट किया, H2O लिक्विड 100 डिग्री C पर आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है? फेज सेम टेम्परेचर डिफरेंट। तो जब भी फेज सेम टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वहाँ पर डेल्टा S का वैल्यू हम CpLn T2/T1 से यूज़ करते हैं, ठीक है। डेल्टा S3 इक्वल्स टू CP भी कौन सी स्टेट का है? लिक्विड स्टेट का। CP लिक्विड, Ln T2 कितना है आपका? 100 डिग्री C, जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 373 केल्विन अपॉन T1 कितना है? 0 डिग्री C, जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 273 केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास है H2O लिक्विड, कितने पर है वो? 100 डिग्री C पर। हमें तो गैस में लाना है। 100 डिग्री C पर तो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। H2O लिक्विड H2O गैस में बदल जाता है। जब तक कि सारा का सारा लिक्विड गैस में ना बदल जाए, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो ये वाला प्रोसेस हमारा वेपोराइजेशन का कहलाता है। तो एंथैल्पी चेंज भी डेल्टा H वेपोराइजेशन कहलाता है। रिवर्सिबल का केस हमने पीछे पढ़ा था। डेल्टा S का वैल्यू रिवर्सिबल के लिए डेल्टा H अपॉन T होता है। थर्ड कौन सा स्टेप चल रहा है? ये फोर्थ स्टेप्स। तो मैं इसको डेल्टा S4 बोल देता हूँ। डेल्टा S4 बराबर डेल्टा H अपॉन T होना चाहिए। डेल्टा H का वैल्यू क्या है? डेल्टा H वेपोराइजेशन। T का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री C। किस में यूज करते हैं हम टेम्परेचर को? केल्विन में। तो केल्विन में इसका वैल्यू कितना आएगा? 373 केल्विन, ठीक है। ये आया डेल्टा S4। अब पांचवा स्टेप्स, हमारे पास H2O गैस ही चाहिए था, हमको H2O गैस आ गया, लेकिन अभी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री C है, न कि 110 डिग्री C। तो फिफ्थ स्टेप और हीट करना पड़ेगा अभी हमको। अब H2O गैस को हीट करके कहाँ से? 100 डिग्री C से हमको कहाँ लाना पड़ेगा? H2O गैस 110 डिग्री C पर। 100 डिग्री C को आप 373 केल्विन लिख सकते हैं, 110 को आप 383 केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये T2 हो गया और ये T1 हो गया। फिर से वही फेज सेम टेम्परेचर डिफरेंट। तो डेल्टा S स्टेप्स है फिफ्थ, डेल्टा S5। CP कौन सी स्टेट है? गैस, CP गैस। Ln T2/T1, T2/T1 ये हुआ। तो भी T2 का वैल्यू कितना आएगा? T2 का वैल्यू होगा 383 केल्विन, और T1 का वैल्यू कितना आएगा? T1 का वैल्यू होगा 373 केल्विन। हमें डेल्टा S टोटल निकालना है। पांचों स्टेप्स की एंट्रोपी चेंज का सम, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। तो ये हमारा टोटल एंट्रोपी चेंज हुआ। इसी को हम एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं।